तो एमपी बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए अगला पेपर 10th क्लास का मैथमेटिक्स का है और सभी छात्र लगातार कमेंट्स कर रहे थे कि हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर कंप्लीट करवाइए। सो इस वीडियो में हम ऑब्जेक्टिव के साथ साथ सब्जेक्टिव को आपको बताएंगे कि किन किन क्वेश्चंस को आपको अभी प्रैक्टिस करना चाहिए। और सब्जेक्टिव के तो हम आपको क्वेश्चन ही बताएंगे, लेकिन ऑब्जेक्टिव के आंसर, ठीक है, 1 से लेकर के 14th तक के जितने भी आपके चैप्टर्स हैं, ठीक है, प्रोबेबिलिटी तक सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको रेडी करवा दूंगा इस वीडियो में। तो अब केवल आपको इन्हीं क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना है और क्वेश्चन आपको नहीं करने हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन आप केवल फोकस कीजिए इन पर बेस क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे, इस बात की गारंटी है, ठीक है। तो चैप्टर वाइज देखते चलेंगे। सबसे पहले आपका आ जाता है अध्याय नंबर 1, जो कि कह रहा है रियल नंबर्स, ठीक है। इससे क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन कह रहा है कि परिमेय संख्या का दशमलव निरूपण कैसा होगा, ठीक है। तो दशमलव निरूपण कैसा होता है परिमेय संख्याओं का, इसको आपको याद करके रखना है, ठीक है। अगर जैसे हम कहीं पे बात कर रहे हैं P/Q जहाँ पर होता है तो इज इक्वल टू नॉट 0 होता है ना, इसका दशमलव या तो समाप्त होता है। अगर टर्मिनेटिंग की बात करें तो 1/2 या 0.5 लिख सकते हैं, ठीक है। सो ऐसा है ना। तो डेसिमल रिप्रेजेंटेशन कैसा होता है, इसका शांत अनावर्ती होता है, अशांत अनावर्ती। आप लोग इसका करेक्ट आंसर कमेंट सेक्शन में जल्दी से बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 6 और 20 का HCF बताओ। देखो, तो आपको HCF तो सभी को पता है कि कैसे निकाला जाता है। 6 और 20 का अपन बढ़िया से तरीके से करेंगे। तो हमारा यहाँ पे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होना चाहिए, मतलब दोनों में जो कॉमन हो, ठीक है। सो देखो, इसका हम करेंगे तो हमारा 2 3 ये तरीके से इसके गुणनखंड बनेंगे, है ना। और इसका करेंगे तो 2 की पावर 2 हो गया इंटू 5 हो सकता है ना। तो 2 दूनी 4 5, हाँ यही होगा, है ना। सो अब इसमें से 2 कॉमन है, इसमें 2 कॉमन है। सो आंसर क्या हो जाए आपका बी नंबर ऑप्शन, जो कि है ना। तो आप सभी को ये तो निकालना आता ही है, बिल्कुल ये चैप्टर से यही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो HCF निकालना आना चाहिए इस चैप्टर से, बाकी चीज़ें तो हो जाएंगी। नेक्स्ट है 1 से शुरू होने वाली संख्याओं को कहते हैं, ठीक है। 1 2 3 4 इस तरीके से संख्याएं चलती चले भाई, अनंत तक कह लो। तो ये संख्या क्या कहलाती है, उसे नेचुरल नंबर कहते हैं, ठीक है। ये चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये किसी भी रूप में बन सकती है, ठीक है। सो बिल्कुल से पढ़ करके रखना। नेक्स्ट कह रहा है कि 0 से शुरू होने वाली संख्याओं को कहते हैं, सोचे होल नंबर्स कहते हैं, पूर्ण संख्या कहते हैं, ठीक है। ये प्राकृतिक संख्या 1 से स्टार्ट होती हैं, जबकि पूर्ण संख्याएं 0 से स्टार्ट होती हैं। इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाता है कि क्या सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्या होती हैं? जी बिल्कुल होती हैं, क्योंकि अभी हमने देखा कि प्राकृतिक संख्या कहाँ से 1 से स्टार्ट हो रही है, पूर्ण संख्याएं 0 से स्टार्ट हो रही हैं। तो 0 पहले आ रहा है ना। तो जो प्राकृतिक संख्या है वो, जो प्राकृतिक संख्या है वो पूर्ण संख्या जरूर से होंगी, क्योंकि ये 1 0 के बाद आ रही हैं, क्योंकि, ठीक है। तो प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होती है, सही है। नेक्स्ट है, क्या सभी पूर्ण संख्या पूर्णांक होते हैं? जो पूर्ण संख्या होती हैं वो पूर्णांक होते हैं क्या? तो इसमें पॉजिटिव नेगेटिव की अगर बात ना करी जाए तो ये 0 लेवल पर होते हैं, और ये हमारे बिल्कुल से होते हैं, ठीक है, सत्य रहेगा। नेक्स्ट है, क्या सारे पूर्णांक जो है परिमेय संख्या है, रेशनल होते हैं? तो पूर्णांक की बात करी जाए तो ये यहाँ पे होते हैं, क्योंकि इन्हें P/1 के रूप में हम लिख सकते हैं, ठीक है। P/1 के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ पे हमारा Q इज इक्वल टू 1 भी हो सकता है और इज इक्वल टू नॉट 0 भी हो सकता है, ठीक है। सो ये भी हो सकता है, सत्य रहेगा ये। नेक्स्ट है कि 10 के गुणनखंड और गुणज बताइए, ठीक है। तो गुणनखंड और गुणज बताने हैं आपको। सो 10 के फैक्टर को हम डिवाइड करते हैं, ठीक है। फैक्टर्स को हम डिवाइड करेंगे और यानी कि जो गुणज हो जाएगा, ठीक है। तो इसके साथ मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे यहाँ पे गुणज इसके आ जाएंगे ये। नेक्स्ट है, बताइए कि 35 28 27 29 और 13 में 7 में कौन सी भाज्य संख्या है, कौन सी अभाज्य संख्या है? जो जो प्राइम नंबर्स हैं आपके कंपोजिट नंबर, वो आपको अलग अलग लिखने हैं। सो 35 28 27 ये हमारी हो जाएंगी यहाँ पे भाज्य संख्या और ये अभाज्य संख्या, ठीक है। तो इस तरीके से पहचानना सीखे, ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन बन सकता है। नेक्स्ट है 4 और 12 का HCF और LCM दोनों याद कीजिए। तो HCF तो हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है ना, और LCM हमारा ये यहाँ पे 12 हो जाएगा इसका। सो इस प्रकार आप देखो, इनके क्वेश्चन आपको LCM और HCF के ही क्वेश्चन से बनना है, सो आपको कर लेना चाहिए, मैं आपसे यही कहूँगा, ठीक है। नेक्स्ट आपका आ जाता है 6 और 20 का LCM क्या होगा, ठीक है। 6 और 20 का LCM क्या होगा, तो आप इसको देखो, आप इसका जब पूरा गुणनखंड करेंगे, सो आप निकालेंगे क्या इसमें 6 का क्या किस तरीके से निकल करके आएगा। 6 का तो हमारा 2 × 3 आ जाएगा, है ना। ये आ जाएगा इसका भाज्य गुणनखंड के रूप में लिखने को, है ना। 20 का किस तरीके से आएगा, 20 का 2 की पावर 2 × 5, है ना, मतलब 2 × 2 × 5 ये हमारा आएगा। तो अब इसका हमें LCM निकालना है। तो अब हमें यहाँ पे कॉमन संख्याओं की जरूरत है नहीं कि हम कॉमन देखते फिरें, है ना। तो हमें हर एक संख्या लेनी है, ठीक है। तो क्या लेंगे, यहाँ पे क्या है 2 की पावर 2 है इसमें, ठीक है, ये ले लिया हमने, इंटू हमारा यहाँ पे क्या है 3 है, तो 3 भी लेंगे, ठीक है, किसी को छोड़ना ही नहीं होता इसमें, और 5 भी ले लिया। तो 5 दिया 15 और ये 2 2 बार होगा, तो 60 आपका आंसर आ जाएगा। तो 7 यहाँ पे हमारा आंसर दिया गया बिल्कुल से। नेक्स्ट है 140 को अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त कीजिए, ठीक है। बिल्कुल से बढ़िया आसानी तरीके से आप इसको कर सकते हैं, बढ़िया तरीके से करते जाएंगे, और जितने भी यहाँ पे आपकी, है ना, आप जितनी बार काटेंगे जिन जिन संख्याओं से, उसको आप क्या करेंगे, उनको लिख देंगे, वो आपकी अभाज्य गुणनखंड के रूप में उसको क्या है एक तरीके से क्या कर देंगे, एक्सप्लेन कर देंगे कि हाँ ये है, ठीक है। तो ये बिल्कुल से बन जाएगा आप पे। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 12 15 21 का LCM और HCF ज्ञात कीजिए। तो ये भी आप बढ़िया तरीके से क्वेश्चन रेडी करके रखिए, क्योंकि इस चैप्टर से ना या तो अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करने को 2 नंबर का क्वेश्चन आएगा, या तो एक आपको यहाँ पे
सिद्ध करने के लिए क्वेश्चन आएगा, ठीक है, कि अंडर रूट 2 एक रेशनल नंबर है, ठीक है, तो ये आपको, ठीक है, रेशनल नंबर ये आएगा ही आएगा। तो ऐसा क्वेश्चन इस चैप्टर से आना ही है, और एलसीएम एचसीएफ में क्वेश्चन आना है, ठीक है। तो इन 3 कॉन्सेप्ट पर इसमें क्वेश्चन है केवल। यहाँ पे आपको लोग देखो, इनको प्रैक्टिस कर लोगे तो किसी भी प्रकार से क्वेश्चन आ जाए, एक ही प्रकार से करना है, तो बिल्कुल से इनको कर लीजिएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन दे रहा हूँ प्रैक्टिस के लिए, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये अंडर रूट 3 और ये वाला, ठीक है। तो इनको बिल्कुल से करके रखें। और ये दिया गया एचसीएफ इतना है, 9 दिया गया है, एलसीएम आपको इसका ज्ञात करना है, ठीक है। तो ये चीज़ कर लीजिएगा। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं आपके सेकंड नंबर चैप्टर की ओर, बहुपद। अब इससे क्या चीज़ें करनी है, क्या छोड़नी है, आप देख लीजिएगा। देखो, द्विघात बहुपद का ग्राफ क्या बनाता है, सो यहाँ पे आपका परवलय बनाता है, यानी कि पैराबोला। सो ये आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा, परवलय बनाता है। नेक्स्ट कह रहा है कि यदि बहुपद की घात 3 है तो उसे क्या बोलेंगे, है ना। बहुपद की घात 3 होती है तो इसे त्रिपद बहुपद बोलते हैं, त्रिघात बहुपद, ठीक है। 3 घात त्रिघात, 2 घात तो द्विघात, 1 घात तो रैखिक बहुपद, ठीक है। तो ये चीज़ें याद रखना। बहुपद की सबसे उच्चतम या हाईएस्ट पावर को क्या बोला जाता है, तो उसे बहुपद की घात कहते हैं, ठीक है। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव में बन सकता है। नेक्स्ट है, एक त्रिघात बहुपद के अधिकतम कितने शून्यक हो सकते हैं, सो अधिकतम 3 शून्यक हो सकते हैं त्रिघात बहुपद के। नेक्स्ट कह रहा है कि द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग अल्फा प्लस, ठीक है, अल्फा प्लस बीटा पूछा गया है, ठीक है। तो ए प्लस बी, अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, माइनस बी बताइए होता है ना। सो अब आपको अल्फा इंटू बीटा बताना है, ये क्या होता है, जल्दी से कमेंट्स में आप लोग बताइए। अल्फा इंटू बीटा, इससे क्वेश्चन आना है, क्योंकि ठीक है, इससे क्वेश्चन आना है। अल्फा इंटू बीटा जल्दी से बताइए सभी लोग। नेक्स्ट कह रहा है द्विघात बहुपद के कितने अधिकतम शून्यक होते हैं, द्विघात बहुपद के अधिकतम कितने शून्यक होते हैं, तो द्विघात है भाई, तो अधिकतम शून्यक 2 होंगे, त्रिघात के 3 हो रहे थे, ठीक है। तो ये हमने पढ़ा, देखो यहाँ पे। नेक्स्ट है, द्विघात बहुपद आपको दिया गया, इसके शून्य ज्ञात कीजिए, शून्यकों गुणांकों के संबंध की सत्यता की जांच, एक क्वेश्चन आ रहा है, एंड इसी कंसेप्ट पर कभी इस क्वेश्चन आएगा जरूर से, ठीक है। ये क्वेश्चन देखो सेम क्वेश्चन है, बिल्कुल से इन दोनों को कर लेना। नेक्स्ट आपका दिया गया, इसमें केवल और शून्य ज्ञात करने, ठीक है। तो ये भी प्रैक्टिस कर लेंगे, और ये है ना, तो इन दोनों क्वेश्चंस को बिल्कुल से आपको रेडी करके रखना है, बिल्कुल से मैं कह रहा हूँ कि इनको छोड़ना ही मत। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट हो सकता है इस चैप्टर से, वो है t² - 15 के शून्य का आपको ज्ञात करना है, ठीक है। एक बहुपद ज्ञात कीजिए जिसमें शून्य का आपको दिए गए हैं, अब ठीक है, यहाँ पे बहुपद ज्ञात करना है। सो ये क्वेश्चन एंड ये क्वेश्चन यहाँ पे भी आपको बहुपद ज्ञात करना है, और एक ये क्वेश्चन आपको यहाँ पे रेडी करना होगा इस चैप्टर से, ठीक है। तो यहाँ पे होता है आपका सेकंड नंबर चैप्टर खत्म। इतने ही क्वेश्चन इससे बता रहा हूँ कि इनको प्रैक्टिस कीजिए, इसी प्रकार के क्वेश्चन आएंगे। नेक्स्ट है आपका 2 चर वाले रैखिक समीकरण का युग्म, ठीक है। इस चैप्टर से सबसे पहले तो आपको ऑब्जेक्टिव्स देख लेना है। समीकरण आपको दिया गया x + y = 5 में यदि x = 1 हो तो y का मान आसानी से आप निकाल दोगे, क्योंकि आपको केवल एक यहाँ पर मान रखना है इसका। फिर हमारा 5 - y, 5 - x होगा, सो इस तरफ x हमारा इस तरफ जाएगा, सो माइनस में जाएगा, सो हटेगा, सो 4 बचेगा आंसर, ठीक है। ये तो आप आसानी से कर लोगे। नेक्स्ट है कि समीकरणों x + 2y = 5 और -3x - 6y = 1 का हल कैसा होगा, तो इसका कोई सोल्यूशन नहीं होगा। यहाँ पे इस तरीके से इसका a1/a2 इस तरीके से अपन सॉल्यूशन इसका निकालते हैं। सो आपको सभी को पता है कैसे, इसका a1/a2 बराबर b1/b2 हो जाएगा, और इज इक्वल टू नोट c1/c2, ठीक है। इससे इसको निकालेंगे। सो हम ये सारी चीज़ें क्या रखेंगे, बिल्कुल से यहाँ पे रखेंगे इसमें, और ये हमारी ये बिल्कुल से बराबर नहीं हो रहा है, तो हमारा इज इक्वल टू नोट आया, ठीक है। तो इसका कोई हल नहीं होता है ऐसी स्थिति का। नेक्स्ट है 2 पूरक कोणों का योग कितना होता है, सो 90 डिग्री होता है। ये चीज़ आपको याद रखनी है, 2 पूरक कोणों का योग 90 डिग्री होता है, क्योंकि ये राइट एंगल पेयर होते हैं। नेक्स्ट है संपूरक कोणों का योग, ठीक है। संपूरक का 180 डिग्री होता है, ठीक है, संपूरक का 180 डिग्री होता है, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन पेयर होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका के किस मान के लिए, ठीक है, के किस मान के लिए समीकरण दिया गया है, इसमें इस तरीके से पूरा है ना। तो संपाती रेखाएं प्रदर्शित करेंगे, मतलब संपाती रेखाएं एक दूसरे के ऊपर रेखाएं इस तरीके से चली जाती हैं, तो वो किस मान के लिए। 2 आंसर आपका यहाँ पे दिया गया है, 2 आंसर दिया गया है, ठीक है। तो 2 का मान जब आप एक ही जगह रखेंगे तब रेखाएं संपाती होंगी। नेक्स्ट है क्या रेलवे ट्रैक x + 2y - 4 = 0, 2x + 4y - 12 = 0 आपस में कभी काटेंगी नहीं, क्योंकि ये समांतर रेखाएं हैं। अब ये समांतर रेखाएं भाई क्यों हैं, क्योंकि देखो जब अपन इसको करेंगे ना, तो इस जो स्थिति इसकी बनेगी वो इज इक्वल टू बनेगी पूरी a1/a2 = b1/b2 = c1/c2, ठीक है। सब कुछ ठीक है, सब बिल्कुल पूरे मान रखते जाए। a1 हमारा यहाँ पे 1 हो जाएगा, ठीक है, और a2 हमारा 2 हो जाएगा, ठीक है। आप आसानी से ये तो कर लोगे, ठीक है। तो ये हमारा यहाँ पे आंसर होगा नहीं, क्योंकि ये समांतर है। समांतर कब होते हैं, जब ऐसी स्थिति बनती है सब बराबर होते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना। नेक्स्ट है 2x + 3y = 11 और 2x - 4y = -24 को हल कीजिए, और इसमें m का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y = mx + 3। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट है 2 संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, तो इन्हें ज्ञात कीजिए। ये भी रेडी करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, वीडियो को 2x में सेट करके रखना, सारे क्वेश्चन आपको अच्छी तरीके से बिल्कुल देख लेना है, और इनको मैं कह रहा हूँ इनको तो छोड़ना ही नहीं है। बाकी जो कर रखे हैं उनको तो कर लेना, लेकिन इनको मत छोड़ करके जाना, इनको छोड़ने का रिस्क नहीं लेने का, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखना आपको।
एंड नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाता है वही क्वेश्चन वही पी के किस मान के लिए। अभी हमने वो के वाला क्वेश्चन देखा इसी तरीके से। सो ये अद्वितीय हल यहाँ पे पूछ रहा है, ठीक है। सो अब अद्वितीय हल किस स्थिति में होता है, तो अब आप इनमें अपनी पहले तो अपनी वैल्यू लिख लेंगे कि कौन क्या होगा हमारा। A1 क्या होगा आपका 4 हो जाएगा, A2 क्या होगा हमारा 2 होगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप ये सारी चीज़ें लिख लेंगे इसकी, ठीक है। सो A1 बटे A2 इज इक्वल टू नॉट B1 बटे B2, ठीक है। अद्वितीय हल की बात करी जा रही है, ठीक है। सो इज इक्वल टू नॉट B1 बटे B2, इस तरीके की स्थिति इसमें बनेगी हमारी, और हमारा सारे अपनी वैल्यू रखेंगे और आसानी से इसका हो जाएगा। नेक्स्ट है एक भिन्न 9 बटे 11 हो जाती है, तो यदि उसके अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए, यदि अंश और हर में 3 जोड़ दिया जाए तो वह 5 बटे 6 हो जाती है। वह भिन्न ज्ञात कीजिए। पहले 2 जोड़ दिया जा रहा है, फिर 3 जोड़ दिया जा रहा है, तो 5 बटे 6 हो जा रही है, तो वो भिन्न आपको ज्ञात करनी है, ठीक है। सो ये आप लोग कर लीजिएगा कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाता है कि एक भिन्न 1 हो जाती है यदि हम अंश में 1 जोड़ दें, ठीक है। तो ऐसा एक क्वेश्चन बिल्कुल से कंप्लीट कर लेना है, ठीक है। इन क्वेश्चन को कर लेना है, एक बार प्रैक्टिस करना है इन दोनों को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाता है एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। अर्ध परिमाप 36 मीटर दिया गया, बाग की बीमारी ज्ञात कीजिए, इसको भी रेडी करेंगे। नेक्स्ट है आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है कि 7 वर्ष पूर्व, ठीक है, आयु से रिलेटेड क्वेश्चन बन सकता है। सो बिल्कुल इन तीनों क्वेश्चंस को बिल्कुल से रेडी कर लेना, ठीक है। एक बार इनको प्रैक्टिस करके जाना, ये 3 क्वेश्चन, ठीक है। यहाँ पे नूरी की आयु जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी, और उसकी यहाँ पे आपको वर्तमान आयु निकालनी है, इसमें उसकी आयु ही निकालनी है और इसमें आयु की सोनू की आयु निकालनी है, ठीक है। तो ये तीनों क्वेश्चंस बिल्कुल से यहाँ पे आपको प्रैक्टिस कर लेना है, शायद इनमें से एक क्वेश्चन बनेगा। नेक्स्ट है 2 अंकों की एक संख्या एवं उसके अंकों को पलटने पर बनी संख्या का योग 66 है। यदि संख्या के अंकों का अंतर 2 हो तो बस संख्या आपको ज्ञात करनी है। तो इस क्वेश्चन को आपको जरूर से रेडी करके रखना है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 42 वो संख्या हो सकती है, इसको आप जरूर से कर लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर की ओर हम रुक करें तो अगला आ जाता है हमारा द्विघात समीकरण। सो फर्स्ट क्वेश्चन है इससे ऑब्जेक्टिव, एक द्विघात समीकरण के अधिकतम कितने मूल हो सकते हैं। द्विघात 2 मूल हो सकते हैं अधिकतम, ठीक है। तो ये चीज़ आप याद रखेंगे, ठीक है, क्योंकि जब घात 2 डिग्री अगर 2 है तो उसके मूल भी 2 ही होंगे, ठीक है। तो ये आपको है ना, तो मैक्सिमम 2 सॉल्यूशन इसके होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है विविक्त कर डिस्क्रिमिनेंट का सूत्र क्या है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इससे हर साल क्वेश्चन आ रहा है, किसी भी रूप में कह लो, है ना, या फिर किसी भी रूप में बन जाता है। डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे क्वेश्चन इस चैप्टर के इससे क्वेश्चन बनते हैं और ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट है द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 के कोई वास्तविक मूल नहीं होने की शर्त क्या होगी। सो बी स्क्वायर माइनस 4ac ये बड़ा होगा आपका 0 से, और बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0, बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 कोई नहीं। सो सी नंबर ऑप्शन का आंसर इसका करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि वास्तविक मूल नहीं होने की शर्त पूछी गई है, तो आपका यहाँ पे हो जाएगा यहाँ पे सी नंबर ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 इज इक्वल टू 0 का विविक्त कर ज्ञात करना है आपको। सो इसका विविक्त कर आप ज्ञात करेंगे तो 0 आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये करेक्ट आंसर इसका हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाता है यहाँ पे यदि किसी द्विघात समीकरण का विविक्त कर शून्य है तो मूलों का स्वभाव कैसा होगा। तो वास्तविक और बराबर होगा, ठीक है। अगर विविक्त कर शून्य होता है तो मूलों का जो स्वभाव होगा वो वास्तविक और बराबर होगा। के का ऐसा मान ज्ञात कीजिए जिसके उसके 2 बराबर मूल हों, ठीक है। आपको समीकरण दिया गया है, अब के का ऐसा मान ज्ञात करना है 2 बराबर मूल होने के लिए स्थिति के लिए, ठीक है। तो इसके लिए आप या इसको कंप्लीट कर लेंगे। नेक्स्ट है फिर से आपको इसी प्रकार का क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें 2 बराबर मूल ही ज्ञात करने की किस प्रकार से होंगे। तो ये थोड़ा डिफरेंट तरीके से, तो इसको भी करना है, ठीक है। तो ये दोनों करके रखना। ऐसी 2 संख्या ज्ञात कीजिए जिनके योग 27 और गुणनफल 182 हो। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, इसको करके रखना। नेक्स्ट है 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 हो, 365 हो। सो ये भी आप क्वेश्चन रेडी करके रखेंगे, ठीक है। सो ये क्वेश्चन जरूर से अच्छा कर लेना इन दोनों को, ठीक है। नेक्स्ट कुछ क्वेश्चंस दिए गए इस चैप्टर से। इस आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल इतना दिया गया है आपको, इसकी लंबाई और चौड़ाई की 2 गुणों से 1 अधिक है। तो भूखंड की लंबाई और चौड़ाई आपको ज्ञात करनी है। जॉन और जीवंती दोनों के पास कुल मिलाकर के 45 कंचे हैं, 5-5 कंचे ये दोनों खो देते हैं। उनके पास कंचों की संख्या गुणनफल 124 है। प्रारंभ में उनके पास कितने कितने कंचे थे आपको ज्ञात करना है। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन रोहन की माँ से 26 वर्ष बड़ी, उसकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 307 हो जाएगा। रोहन की आयु क्या है, वर्तमान आयु आपको रोहन की आयु बतानी है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी आपको यहाँ पे बिल्कुल से रेडी कर लेना है। अब हम बढ़ते हैं आपकी नेक्स्ट चैप्टर की ओर। नेक्स्ट चैप्टर आ जाता है आपका समांतर श्रेणी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इससे एक फॉर्मूला बिल्कुल से याद कर लो आप, उससे क्वेश्चन बनेंगे। समांतर श्रेणी 2 4 6 8 10, इसका 10वां पद ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक है। डी हमारा क्या हो जाएगा 4 - 2 करेंगे, सो डी हमारा सर्वांतर हो जाएगा हमारा 2 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको आपको 10वां पद इसका ज्ञात करना है, तो आपको फॉर्मूला तो पता ही होगा, ठीक है। ए प्लस एन माइनस डी इंटू डी, ठीक है, एन माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा, ठीक है, ए प्लस ये यहाँ पर प्लस है एन माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। तो ये हमारा फॉर्मूला है। अब इसमें अपन अपनी वैल्यू पुट करके सारी कुछ, सो आंसर हमारा आ जाएगा यहाँ पे 20, ठीक है।
सो ये हमारा यहाँ पे इसका 10वां पद हम निकाल लेंगे। ठीक है, इसको तो आप लॉजिकली ही सॉल्व कर सकते हैं कि हमारा यहाँ पे 2 की टेबल चली जा रही है। ठीक है, तो वैसे ही करना हो, लेकिन हर संख्या का ऐसा नहीं होगा, इसलिए आपको ये फॉर्मूला पता होना चाहिए। नेक्स्ट है समांतर श्रेणी -3 - 1/2 2, इसका 11वां पद क्या होगा। अब यहाँ पे कौन सी आप टेबल लगाओगे, इसलिए आपको फॉर्मूला पता होना जरूरी है, इसलिए फॉर्मूला याद करके रखना। ठीक है, इसमें हमारा ये क्या हो जाएगा, ये -3 हो जाएगा। अब डी क्या हो जाएगा, इसमें डी हमारा -1/2 -1/2 ये दिया गया है सेकंड पद में से हम पहला पद अपना घटाएंगे, सो यहाँ पे ये +2 हो जाएगा इस तरफ। ठीक है, सो हमारा कहाँ आ जाएगा, यहाँ पे डी हमारा 5/2 आ जाएगा। ठीक है ना, 3 2 5/2 आ जाएगा। ठीक है, 2 ये हमारा यहाँ पर आ जाएगा, और ये हम जोड़ेंगे इनको तो 3 5/2 आ जाएगा। ठीक है, अब हम इनको चेकआउट करेंगे, सो हमारा आंसर यहाँ पे 22 निकल करके पूरा का पूरा आ जाएगा उस फॉर्मूले के अंदर। ठीक है, तो इसको भी आप आसानी से उसी प्रकार से कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। कह रहा है कि समांतर श्रेणी आपको दी गई है। ठीक है, इसका सारवंतर आपको ज्ञात करना है। तो ये में से हम अपना सेकंड पद में से प्रथम पद को हटा देंगे, मतलब इसमें से आपको इसको घटाना है। ठीक है, 1/2 -3/2। ठीक है, अब आपको इसमें से इसको घटाना है। सो आप डी में से ए को हटा करके, है ना, जो ये हमारा कितना दिया गया यहाँ पर। ठीक है, ये हमारा दिया गया यहाँ पर 3/2। ठीक है, 3/2 दिया गया है। सो यहाँ पे हमारा इसमें से हम इसको हटाएंगे तो -1 इसका आंसर आ जाएगा, जो कि यहाँ पे आपका दिया गया है। नेक्स्ट है क्या श्रेणी 1 2 3 4 8 16 32 समांतर श्रेणी में है, तो नहीं, क्योंकि सारवंतर समान नहीं है। सारवंतर क्या है, समान नहीं है। सो ये आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट है समांतर श्रेणी 7 13 19 205 में पदों की कुल संख्या कितनी होती है। सो पदों की कुल संख्या इसमें 7 13 19, इसमें पदों की संख्या टोटल कितनी होगी, 34 इसका आंसर आ जाएगा आपका। ठीक है, तो इसको भी आपको उसी फॉर्मूले से करना होगा कंप्लीट। ठीक है, आपका ए यहाँ पे 7 हो जाएगा, डी आपका यहाँ पे कितना हो जाएगा, डी यहाँ पे 13 6 हो जाएगा डी। ठीक है, तो इस तरीके से आपको फॉर्मूला केवल याद रखना है, मेनली इस चैप्टर से आप कर लोगे। नेक्स्ट है समांतर श्रेणी 5 10 15 का 10वां पद बताइए। तो फिर वही चीज़ आ जाती है, यहाँ पे देखो आप लॉजिकली ही बता सकते हो, उसी प्रकार से टेबल का फॉर्मूला है ना, मतलब टेबल से करके। ठीक है, तो ऐसे में अगर हो रहा है मतलब सिंपल तरीके से, तो वो कर सकते हो आप, क्योंकि और ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं होगा, इसलिए आप तुरंत ही कर दोगे, तो ये चीज़ आप यहाँ पर कर सकते हो। ठीक है, तो ये आप समझ गए होंगे कि हमारा ये होगा, डी हमारा यहाँ 5 हो जाएगा। ठीक है, और आगे इसी प्रकार से अगर हम चलते रहे और फॉर्मूला में वैल्यू पुट करके भी 50 आएगा और वैसे भी करके आएगा। नेक्स्ट है यदि प्रथम पद ए और समांतर डी हो तो समांतर श्रेणी का nवां पद क्या होगा। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इतनी बार क्वेश्चन आ चुका है ना, अब इसको मैं कितना ज़्यादा हाईलाइटेड करूँ, इस क्वेश्चन को जरूर से कंप्लीट कर लेना। ठीक है, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यही वो फॉर्मूला है। ठीक है, ए प्लस n - 1 इंटू डी। ठीक है, बिल्कुल से हर एक छात्र को यह याद होना चाहिए, क्योंकि इस चैप्टर के क्वेश्चन ना मैक्सिमम क्वेश्चन इस फॉर्मूले पर टिके हुए हैं, एंड ये आपको याद कर ही लेना चाहिए। ठीक है, तो ये यहाँ पे इसका सूत्र होगा। नेक्स्ट है क्या समांतर श्रेणी 10 7 4 का 10वां पद -17 होगा, तो ये आपका बिल्कुल से सही हो जाएगा। ठीक है, 10वें पद की बात करिए और ये हमारा सही है। क्या 0 -4 -8 12 का समांतर श्रेणी है, एक समांतर श्रेणी है, बिल्कुल से है। ठीक है, तो सत्य हो जाएगा, दोनों को सही लगाएंगे। नेक्स्ट है समांतर श्रेणी 10 7 4 का 30वां पद ज्ञात कीजिए, और समांतर श्रेणी 8 3 13 18 का कौन सा पद 78वां होगा। तो ये भी आपको क्वेश्चंस इससे प्रैक्टिस करने होंगे, एंड इन क्वेश्चंस को जरूर से रेडी करके जाना, किसी भी क्वेश्चन को आपको छोड़ना नहीं है। क्या -150 समांतर श्रेणी इसका एक पद हो सकता है या है, तो ये आपको बताना है। सो इसको आप करेंगे बिल्कुल तरीके से, इसको कर लेना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो इस चैप्टर से बन सकते हैं वो आपके कुछ और दिए गए हैं। ठीक है, यदि एपी का 31वां पद ज्ञात कीजिए, 11वां पद इतना है, 16वां पद 73 है, तो 31वां पद ज्ञात कीजिए, और इसमें आपको सारवंतर ज्ञात करना है। आपको समांतर श्रेणी का 17वां पद और 10वें पद से 7 से अधिक है, तो सारवंतर आपको डी ज्ञात करना है। ईपी में 50 पद है, जिसका तीसरा पद 12 है, अंतिम पद 106 है, इसका 29वां पद ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये क्वेश्चन बिल्कुल से प्रैक्टिस करके जाओ, इस चैप्टर से ये क्वेश्चन ही बनेंगे। 2 अंक वाली कितनी संख्या 3 से विभाज्य हैं, 10 और 250 के बीच 4 के कितने गुणज हैं, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको बिल्कुल से कर लेना। योगफल ज्ञात करना है आपको। ठीक है, समांतर श्रेणी दी गई, इसके कितने पद लिए जाएं ताकि उनका योग जो है 78 हो, और बाकी 3 और क्वेश्चन इस चैप्टर से दिए गए हैं, जो कि आपको इसी वे में कर लेने हैं। ठीक है, तो इस चैप्टर के इतने ही क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस केवल और केवल करने हैं। अब हम बढ़ते हैं आपके नेक्स्ट चैप्टर ट्रायंगल की ओर। ठीक है, सब्सक्राइब कर लेना चैनल को सभी लोग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सभी सर्वांगसम आकृतियां कैसी होती हैं, तो सभी सर्वांगसम आकृतियां जो होती हैं समरूप होती हैं, किसी भी प्रकार से क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, सो ये आपको बिल्कुल से याद कर लेना है। ठीक है, क्योंकि इनमें अगर सेम साइज हो एंड सेम शेप, सो ये सिमिलर होती हैं, सो ये आपका समरूप यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, सर्वांगसम आकृतियों का शर्त क्या है यहाँ पे, क्योंकि उनकी साइज और शेप क्या होती है, आकार आकृति बराबर होती हैं, सो ये समरूप होती हैं। नेक्स्ट है समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल हमेशा बराबर होते हैं, तो ये बिल्कुल से गलत हो जाएगा, क्योंकि समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल हमेशा बराबर नहीं होते हैं, क्योंकि जो एरिया होता है ना वो बराबर नहीं होता। अभी हमने यहाँ पे क्या पढ़ा, आकृति और आकार समान होते हैं, तो यहाँ पे एरिया समान नहीं होता है ना, साइज नॉट। सो ये आप याद करके रखें ये चीज। नेक्स्ट है 2 समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं समान अनुपात में होती हैं, 2 समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं समान अनुपात में होती हैं, सो ये बिल्कुल सही है।
सो सही है ये डेफिनेशन ऑफ सिमिलर एक तरीके से कह सकते हैं ये, ठीक है, क्योंकि ये दो समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं समान अनुपात में होती हैं, ठीक है, ये बिल्कुल से यहाँ पर समरूप की परिभाषा भी हो सकती है। दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है, ठीक है, उनके वर्ग के बराबर होता है। सो ये आपका यहाँ पे सही हो जाएगा, सही है बिल्कुल सही, ठीक है। क्या कह रहा है कि दो समरूप त्रिभुजों का के क्षेत्रफलों का अनुपात, दो समरूप त्रिभुज ले लेते हैं, ठीक है, उनके क्षेत्रफलों का जो भी अनुपात है, मतलब एरिया रेशियो है, ठीक है, एरिया रेशियो कह सकते हैं इसको, क्षेत्रफलों का अनुपात है ना, एरिया रेशियो हो गया हमारा। एंड ये किसके, उनकी संगत भुजाओं के, ये किसके बराबर है ना, कह रहा है बराबर है, तो बराबर, और उनकी संगत भुजाओं के, ठीक है, तो उनकी जो साइड रेशियो है, ठीक है, उनके जो साइड रेशियो है, ठीक है, साइड रेशियो है उनके क्या है, वर्ग के अनुपात के, ठीक है, उनके वर्ग के अनुपात के बराबर है, ठीक है, तो ये यहाँ पे बिल्कुल से सही हो जाएगा, ठीक है। सभी वृत्त खालिस्तान होते हैं, सभी वृत्त सिमिलर होते हैं, समरूप होते हैं, बिल्कुल से चीज़ याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट है सभी वर्ग समरूप होते हैं, तो ये भी चीज़ है बिल्कुल से सही, सभी वृत्त हो गया, सभी वर्ग हो गया, बिल्कुल से समरूप होते हैं, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जाता है सभी खालिस्तान त्रिभुज समरूप होते हैं, तो जो समबाहु त्रिभुज हैं वो समरूप होते हैं, हमेशा होती हैं, ये चीज़ याद रखना, बहुत बार पूछा जा चुका है, ठीक है, ठीक है, 60 डिग्री का एंगल होता है इसका, एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, समबाहु। नेक्स्ट है आकृति में डी ई समांतर बीसी दिया गया है, ठीक है, इस तरीके से इसका एग्जाम में क्वेश्चन आता है, एंड ये यहाँ पर डायग्राम भले ही नहीं है, लेकिन आपको बढ़िया तरीके से इस क्वेश्चन को कर लेना, इतना बार क्वेश्चन आ चुका है, बहुत ज़्यादा बार आया है, और एक ऐसा क्वेश्चन इस चैप्टर से आ रहा है, ठीक है, आपको भुजाएं दी जाएंगी, ठीक है, तो आपको यहाँ पर कोई एक भुजा की लंबाई ज्ञात करनी होगी, ठीक है। अब किसी में आपको सिद्ध करना होगा कि ई एफ समांतर क्यू आर, ठीक है, इस तरीके से, तो ये दोनों क्वेश्चन आपको करना है, और कुछ क्वेश्चन 4 और दिए गए इस चैप्टर से, तो ये करना है, ठीक है। एक त्रिभुज दिया गया है जिसमें आपको एबीसी में डी समांतर बीसी है, डी समांतर बीसी है, और ए डी आपको एक्स है, डी भी एक्स -2 है, ठीक है, ए दिया गया है, ई सी एक्स है, तो एक्स का मान आपको ज्ञात करना है, ठीक है, यानी कि आपको ए डी ज्ञात करनी है, ठीक है। यदि सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज एबीसी में एल एम समांतर बीसी सी भी हैं, तो इतना इतना इतना, तो ए एन अपन ए डी इसको इज इक्वल टू आपको होगा क्या नहीं, है ना, तो ये सिद्ध करते हुए पूरा बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपको रेडी करना है, क्योंकि ये बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है, 4 नंबर में आता है वैसे क्वेश्चन नहीं, लेकिन अब शॉर्ट फॉर्म में आ सकता है, ठीक है, तो इस क्वेश्चन को जरूर से कर लेना, ये आया हुआ है, कई बार आया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसको नहीं छोड़ना है, ये भी कर लेना। अब ये चैप्टर होता है खत्म, इतने ही क्वेश्चन इस चैप्टर से करने हैं। नेक्स्ट चैप्टर है निर्देशांक ज्यामिति। पहला क्वेश्चन इसमें कह रहा है कि 4 जीरो कहाँ स्थित होगा, ये बिंदु इसमें कहाँ पर स्थित होंगे इसमें, ठीक है। सो ये देखो, अगर प्लस प्लस की स्थिति बन रही है कभी भी आपको, कहाँ पे, अगर प्लस प्लस की स्थिति बन रही है तो हमारे यहाँ पे एक्स अक्ष पर स्थित होंगे, ठीक है, या वाई अक्ष पर स्थित होंगे, एक्स अक्ष पर स्थित होंगे, ठीक है, तो ये हमारा एक्स अक्ष यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। सो ए नंबर ऑप्शन का हो जाएगा सही आंसर। नेक्स्ट है बिंदुओं 2, 3 और 4, 1 के बीच की दूरी क्या है। सो बिंदुओं 2, 3 और 4, 1 की दूरी, सो यहाँ पे आपको दूरी सूत्र भैया पता होना चाहिए, तभी आप इसको कर पाओगे, ठीक है। सो ये आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पे फर्स्ट नंबर ऑप्शन, ठीक है, ये आंसर आपका करेक्ट यहाँ पे फर्स्ट नंबर ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। या तो आप ये आंसर लिख सकते हो √8, या फिर ये लिख सकते हो, ठीक है, तो कोई भी चल जाएगा। नेक्स्ट है यदि y बराबर, ठीक है, तो यही ना ऑप्शन दिया गया है, ए और बी बिल्कुल सही है, तो ये दोनों ही आंसर हैं, ठीक है। वाई अक्ष से किसी बिंदु की दूरी को उसका वाई निर्देशांक कहा जाता है, तो वाई अक्ष से किसी बिंदु की दूरी को उसका वाई निर्देशांक कहा जाता है, या सत्य हो जाएगा क्योंकि इसे एक्स निर्देशांक या भुज कहा जाता है, ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना क्योंकि इससे ऑब्जेक्टिव ऐसे बनते हैं। अगला क्वेश्चन है कि बिंदु दिए गए आपको x1 y1 की मूल बिंदु से दूरी का सूत्र क्या होगा। तो अगर मूल बिंदु से दूरी की सूत्र की बात करें तो ये हो जाएगा आपका √x1² + y1 का स्क्वायर, इस तरीके से इसको करना होगा आपको। नेक्स्ट है एक्स अक्ष से किसी बिंदु की दूरी उसकी खालिस्तान कहलाती है, तो वो उसकी कोटि कहलाती है, ठीक है, एक्स अक्ष से किसी बिंदु की दूरी, अब यहाँ पे देखो कोटि कहलाती है, और इसे क्या कह रहे थे, उसकी बिंदु की दूरी के उसके वाई निर्देशांक के अंतर्गत उसे भुज कहा जा रहा था, ठीक है, तो ये चीज़ भी दोनों चीज़ें आप याद कर के रखेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन आ जाता है बिंदु 5 - 2 और -1 -1 के बीच की दूरी 5 √2 दी गई है, ठीक है, तो यहाँ पे असत्य हो जाएगा, इसे हल करने पर निश्चित एक अन्य मान आएगा, ठीक है, तो ये इसका आंसर आएगा, लेकिन ये यहाँ पे इसकी बताई है तो ये गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है वाई का वह मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। अब इस चैप्टर से क्वेश्चंस आ जाते हैं जो कि आपको दूरी ज्ञात करने के लिए आते हैं, ठीक है, दूरी ज्ञात करने के लिए, किसी भी चीज़ का मान ज्ञात करने के लिए, तो दूरी सूत्र इस चैप्टर से याद करके रखना है आपको, ठीक है। नेक्स्ट कुछ और क्वेश्चन दिए गए इस चैप्टर के, सो यही क्वेश्चन आपको, ठीक है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन आपको ये वाला करना होगा, एंड ये वाला क्वेश्चन, ठीक है, ठीक है, एंड ये क्वेश्चन, ठीक है, तो इतने ही क्वेश्चन इस चैप्टर से रेडी कर लेना, और ये प्रैक्टिस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाते हैं। अगला चैप्टर आपका जाता है ट्रिगोनोमेट्री, ठीक है। त्रिकोणमिति से आपको इन क्वेश्चंस के अलावा कुछ नहीं करना है, बाकी टेबल याद करनी है इससे, क्योंकि इससे सही जोड़ियाँ बनती हैं, ठीक है। इन क्वेश्चन के अलावा बाकी इससे कुछ नहीं करना है, केवल मैं कह रहा हूँ टेबल याद करनी है बढ़िया तरीके से, ताकि आप पे क्या बने, जो मैचिंग होती है हमारी वो बन जाए, ठीक है। देखो फर्स्ट क्वेश्चन वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, हर साल एक क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है, इस टाइप का हर साल क्वेश्चन आ रहा है, तो इन दोनों क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर लेना।
एंड बात करें यहाँ पे आपको वैल्यू फाइंड करनी होती है, ठीक है। सो ये इस तरीके से क्वेश्चन आया हुआ है, इसको कर लेना, ठीक है। एंड ये क्वेश्चन इसमें भी वैल्यू फाइंड करनी है, सो ये कर लेना। नेक्स्ट आपको इस तरीके से क्वेश्चन एक अलग आया था, ठीक है। इसमें आपको क्या करना है, 10 और पी की वैल्यू फाइंड करनी है। आपको ये फिगर दिया गया है, ठीक है। इसमें आप 10 और पी, ठीक है, तो इसकी वैल्यू आप क्या करेंगे, ज्ञात करेंगे, ठीक है। इन दोनों की आप वैल्यू ज्ञात करेंगे आप, ठीक है। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन करना है, देखो इसी प्रकार से इसी पर बेस्ड क्वेश्चन है ये, ठीक है। ऐसा ही क्वेश्चन है, ठीक है। आपको यहाँ पे दिया गया है और इसकी आपको 10 सेके और कॉसेक का मान ज्ञात करना है, ठीक है। और इसमें आपको वैल्यू हुई फाइंड करनी है इनकी, सो ये कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ और दिए गए हैं, तो इनके अलावा इस चैप्टर से क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक है। ये बात की गारंटी है, इन्हीं क्वेश्चन को कर लो और ये केवल इतने ही क्वेश्चन है, ठीक है। सिमिलरली क्वेश्चन है, देखो इसमें कॉस से टेन की करनी है, उसमें सेक कॉस की करनी थी, ठीक है। 3/4 था वहाँ पे, ठीक है। तो वही चीज़ हो जाती है और एक ही पैटर्न पर सॉल्व होने हैं सारे क्वेश्चन से। तो यहाँ पे देखो इस तरीके से अलग क्वेश्चन आया था एक, ठीक है। ये दिया गया था आपको, ये भी बीसी दिए गए थे और साइन कॉस का मान ज्ञात करना है, ठीक है। सबसे पहले फिगर बनाएंगे इसके अंतर्गत आप, तो ये सारी चीज़ें कर लेना। और जो 2 और 3 स्टार वाले हैं उनको तो बिल्कुल छोड़ना ही नहीं है, चाहे कुछ हो जाए, ठीक है। 4 वाले तो मैं कह रहा हूँ कैसे भी करके कर लो, और 1 स्टार वाला भले ही हो सकता है कि आप छोड़ सकते हो, लेकिन नहीं, फिर भी उसको देख लेना। अगला चैप्टर आ जाता है आपका त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। अब देखो इससे मैंने 4 ही क्वेश्चन है यहाँ पे, कुछ ही क्वेश्चन यहाँ पे 4 ही 5 क्यों यार, पूरे पेज भरा है और 4-5 क्वेश्चन है, ठीक है। इससे क्वेश्चन आपको हाइट मेजर करने के लिए आएगा, ठीक है। ऊंचाई ज्ञात करने के लिए क्वेश्चन आता है, आपको दूरी ज्ञात करने के लिए क्वेश्चन आता है, बस इसी तरीके से इससे क्वेश्चन आता है। सो ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। भूमि के एक बिंदु से मीनार के पास बिंदु से 15 मीटर की दूरी पर मीनार के शिखर का उन्नयन कोण इतना दिया गया है। आप इसका पहले तो डायग्राम बनाओगे अच्छी तरीके से, और ये देखो उसी पर बेस क्वेश्चन, ठीक है। ये भी वही क्वेश्चन है, ठीक है। ऊंचाई आपको ज्ञात करनी है, इसमें ऊंचाई ज्ञात, हाइट मेजर करने के लिए इससे क्वेश्चन आएगा और आपको ये करनी होगी, ठीक है। और कुछ और क्वेश्चन इसके दिए गए, ठीक है। ये क्वेश्चन आप स्क्रीनशॉट कर सकते हो, इनको बिल्कुल से रेडी करके जाओ, ठीक है। हाइट ज्ञात करनी, देखो हाइट ज्ञात करनी है, तो ये सारी चीज़ें इनको प्रैक्टिस करके जाओ, इनसे बाहर क्वेश्चन नहीं बनेगा, ठीक है। सो ये रहेगा, देखो आपको केवल हाइट मेजर करना इस चैप्टर से आपको होना चाहिए। थीटा, ये उन्नयन कोण, अवनमन कोण, ठीक है, उनसे ऑब्जेक्टिव बन सकते हैं, सो वो देख लेना। अगला आपका चैप्टर है वृत्त या सर्कल। क्वेश्चन कह रहा है कि वृत्त के एक बिंदु पर कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं, तो केवल एक है ना। वृत्त के एक बिंदु पर तो केवल एक ही ना स्पर्श रेखा होगी, सो ये चीज़ याद रखना। एक वृत्त की कुल कितनी स्पर्श रेखाएं, तो अपरिमित रूप से अनेक, एक बिंदु पर एक ही हो सकती है, ठीक है। लेकिन एक वृत्त की अपरिमित रूप से अनेक यहाँ पे क्या हो सकती हैं, स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। एक वृत्त की कितनी समांतर रेखाएं हो सकती हैं, सो एक वृत्त की यहाँ पर 2 समांतर रेखाएं हो सकती हैं, सो 2 समांतर रेखाएं हो सकती हैं, जो कि अगर देखो समांतर रेखाओं की समांतर स्पर्श रेखाएं, देखो क्योंकि देखो कोई वृत्त है, अब एक यहाँ पे होगी एक यहाँ पे होगी, तभी ना ये समांतर होंगी। अब समांतर स्पर्श रेखा कह रहा है तो 2 ही ना होगी। अब यहाँ पे आपने एक और कर दी तो ये तो समांतर होगी नहीं, ये तो प्रतिच्छेद कर गई यहाँ पे। तो ये यहाँ पे स्थिति क्या बता रही है हमारी कि एक वृत्त की केवल 2 ही समांतर रेखाएं हो सकती हैं, जो कि पैरेलल होंगी, ठीक है। समांतर है क्योंकि तो 2 ही ना हो सकती हैं। अगला कह रही बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयाँ बराबर होती हैं, तो ये बिल्कुल होती हैं, क्योंकि ये स्पर्श रेखाओं की लंबाई बराबर होती है। और इसको यहाँ पे आपको प्रूव करने के लिए भी इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन करना है। अगला क्वेश्चन कर रहा है आपको प्रूव करना है कि वृत्त के व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं समांतर होती हैं, कर लेना बिल्कुल से क्वेश्चन। नेक्स्ट जो क्वेश्चन इस चैप्टर से करना होगा भाई, तो एक बिंदु P है, इससे जो वृत्त के केंद्र O से, ठीक है। अब इनके डायग्राम वगैरह होते हैं भाई, मैंने यहाँ पे नहीं दिए, लेकिन इन क्वेश्चन को मैच करके आप बिल्कुल से इन क्वेश्चन को, ठीक है। अब हर एक का तो नहीं होता, लेकिन कुछ क्वेश्चन के हो सकते हैं कि हाँ उसमें दिया जाए आपको उस आकृति के अकॉर्डिंग करना हो, जैसे ये क्वेश्चन हो गया, ठीक है। इसमें देखो है ना, तो ऐसे क्वेश्चन बन जाते हैं, तो ये क्वेश्चन करना है आपको। और ये लास्ट वाला बिल्कुल से कर लेना, ठीक है। ये वाला बिल्कुल से कर लेना, ठीक है। इसको बिल्कुल कैसे भी बने, ठीक है, इसको कर ही लेना है। अगला अध्याय आ जाता है आपका वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल, ठीक है। वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल एंड कह रहा है कि त्रिज्या R वाले वृत्त के उस चाप की लंबाई क्या होगी जो उस केंद्र पर थीटा कोण बनाता हो। सो ये चीज़ आप बिल्कुल से याद करके रखेंगे। एंड थीटा कोण बनाता हो तो उसमें ये दोनों स्थितियां है ना, पाई आर स्क्वायर एंड 2 पाई आर, दोनों स्थितियां बनती हैं थीटा अपॉन 360 पे, ठीक है। तो ये दोनों आपका ये बी और सी आंसर हो जाएगा, बी और सी। अच्छा ये पाई आर स्क्वायर नहीं है, 2 पाई आर और पाई आर, ठीक है। तो ये हो गया है, तो ये दोनों, ठीक है। तो ये आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। ये आंसर आपका हो जाएगा, क्योंकि ये फ्रैक्शन में, लेंथ की फ्रैक्शन में इनका यूज़ करते हैं। सो ये आपको कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है वृत्त की परिधि 2 पाई आर होती है, बिल्कुल सही है। वृत्त की परिधि 2 पाई आर, वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, सो वो रेडी करके रखना। 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण 60 हो, ठीक है। तो थीटा 60 दिया गया है। अब आपको सूत्र पता होना चाहिए, तब आप कर पाओगे 360 वाला, ठीक है। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का सूत्र आप कर लेना याद अच्छी तरीके से, क्योंकि इस चैप्टर से ना सीधी बात है यार, इससे फॉर्मूले हैं वो याद कर लिए तो आप, क्योंकि सही जोड़ी में 1-2 बनते हैं तो वो बन जाएंगे, ठीक है। वृत्तखंड के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का सूत्र आएगा, ठीक है। तो उसको करके रखना। 2 वृत्तों की त्रिज्या क्रमशः 19, 19, 9 दी गई हैं। इसकी त्रिज्या आपको याद करनी है, ठीक है। रेडियस याद करनी है, ठीक है। तो ये आप करके रखोगे, ठीक है। अब देखो, अब इसको अगर हम करना चाहें तो 2 वृत्तों की त्रिज्या दी गई हैं, 19, 9 दी गई हैं, ठीक है। तो इसको हम कैसे करेंगे, 2 पाई आर इसी न करते हैं, ठीक है। परिधियों के योग के बराबर है, तो
2πr करेंगे। सो 2π की जगह हम क्या मान रखेंगे इसमें, 22/7 रख सकते हैं, ठीक है। आर हमारी वैल्यू, आर की हम दोनों को आर को जोड़ेंगे, सो 19/9 हो जाएगा हमारा। सो आर 28 आ जाएगी, त्रिज्या ज्ञात करेंगे तो 28 आंसर। अगला है त्रिज्या आपको 21 सेंटीमीटर वाले वृत्त का एक चाप केंद्र पर 60 का कोण बनाता है। त्रिज्या आपको ज्ञात करना है क्या, चाप की लंबाई और त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, ये दोनों चीज़ें आपको यहाँ पे ज्ञात करनी होंगी। सो ये क्वेश्चन आपको रेडी कर लेना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, θ/360 होगा ना, ये 360 इंटू 2πr, ठीक है, 2πr होगा। सो इसी में रखोगे आप यहाँ पे 60, ठीक है, 60 यहाँ पे वैल्यू पुट करोगे और 21 वाले वृत्त का चाप केंद्र पर, ठीक है। तो यहाँ पे आप इसका मान रखते हुए इसको पूरा का पूरा कंप्लीट कर लेना, ठीक है। त्रिज्या की जगह 21 रख दोगे मान, ठीक है, तो ये कर सकते हो आप। अगला है एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि आपको 22 सेंटीमीटर दी गई है, ठीक है। तो इसको भी आप लोगों को कंप्लीट कर लेना है, ठीक है। इसको आप किस तरीके से चतुर्थांश के क्षेत्रफल ज्ञात करना है, 2πr हमारी वृत्त की परिधि कितनी दी गई है, 22 सेंटीमीटर दी गई है। तो आप इसको रेडी बिल्कुल से कर लीजिएगा, ठीक है। चतुर्थांश है सो 90 डिग्री का होगा एंगल। एक वर्गाकार घास के मैदान की भुजा 15 मीटर है, एक कोने पर 5 मीटर लंबी रस्सी से एक घोड़ा बांधा गया है, ठीक है। अब वो इसका क्षेत्रफल की कितने दूर तक वो चरने जा सकने वाली भाग का है ना, कहाँ तक गया होगा, उसका क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है। एक छतरी में 8 ताने हैं, छतरी को 45 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक सपाट वृत्त मानते हुए उसकी दो क्रमागत तानों के बीच का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। एक घड़ी के मिनट की सुई की लंबाई 14 सेंटीमीटर है, इस सुई द्वारा 5 मिनट में, बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन। ये घोड़े वाला इतना इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक है, ये करके रखना। नेक्स्ट आपका अध्याय आ जाता है, अध्याय नंबर 12 है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, ठीक है। ये चैप्टर से मैंने कम ही क्वेश्चन दिए हैं लेकिन इससे क्वेश्चन आना है तय है। इसके आपको केवल फॉर्मूले याद करने होंगे, बाकी आपके क्वेश्चन बन जाएंगे आसानी से, ठीक है। तो ये चैप्टर बिल्कुल से मिस मत करना, इससे क्वेश्चन आना है क्योंकि, ठीक है, एक लॉन्ग क्वेश्चन आएगा इससे। तो क्वेश्चन आपका दिया गया, ठीक है, इसमें वर्तमान अर्धगोले का आकार स्तर दिया गया है, इसमें विलयन अध्यापरूपित है। पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो इसका सूत्र याद कर लीजिएगा, ठीक है। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसका सूत्र याद करना है और पृष्ठीय क्षेत्रफल के अंतर्गत ही क्वेश्चन इससे बनता है, ठीक है। तो ये तीनों आपको बिल्कुल से कर लेना है, ठीक है। ये देखो दवा की कैप्सूल वाला क्वेश्चन बहुत, खिलौना की त्रिज्या की लंबाई, ठीक है। ये तीनों क्वेश्चन मैं कह रहा हूँ बिल्कुल से कर लो, इन्हीं पर आधारित क्वेश्चन होंगे। नेक्स्ट अध्याय आपका है स्टैटिक्स, सांख्यिकी, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है एंड इससे कौन कौन से क्वेश्चन आपको करने होंगे आइए हम देख लेते हैं। पहला ऑब्जेक्टिव कह रहा है कि अधिकतम बारंबारता वाले वर्ग को क्या कहते हैं, तो उसे बहुलक वर्ग कहते हैं। जो सबसे ज़्यादा क्या होता है, बारंबार आता है ना, तो उसे बहुलक कहते हैं। हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी में जो वहाँ पे दिखाई दे। क्या संबंध सत्य है, माध्यिका इज इक्वल टू बहुलक प्लस 2 माध्य, ठीक है। सो माध्य, सो ये बिल्कुल से सत्य हो जाएगा संबंध, ठीक है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाता है कि क्या किसी वर्ग की संचयी बारंबारता उस वर्ग से पहले सभी वर्गों की बारंबारता का योग होती है। संचयी बारंबारता की बात करी जा रही है जो कि इसके बराबर होती है, बिल्कुल होती है, सही हो जाएगा आपका, सत्य हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाता है निम्नलिखित आंकड़े 225 बिजली उपकरणों की प्रेक्षित काल घंटों की सूचना देते हैं। अब देखो इसका एक टेबल बना हुआ है, इस तरीके से आएगा, आपको आंकड़े दिए जाएंगे, ठीक है। तो उसमें आपको सारे आंकड़े दिए जाएंगे, यहाँ पे मैंने इसी तरीके से दे दिए हैं, ठीक है। इसमें आपको जीवन काल ज्ञात करने के लिए पूछा गया, ठीक है। तो ये कर लेना बहुलक, ठीक है। और इसमें माध्यिका ज्ञात करने के लिए, ठीक है। तो अब देखो आप जिस भी विधि से करते हो भाई, तो वो आपके अकॉर्डिंग वो आपको जो आती है उसी से करना। अब नई सीखने की कोशिश मत करना कि मैं अलग से, है ना। अगर ट्रैक की हो सकती है तो वो आसानी से बन जाए तो वो कर सकते हो, ठीक है। बाकी आप अच्छी तरीके से माध्यिका और बहुलक को निकालना कंप्लीट कर लीजिए इस चैप्टर से, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपको यहाँ पे एक्स वाई की मान ज्ञात करने के लिए पूछा गया और आपको सारे वर्ग अंतराल के अंतर्गत जो आंकड़े दिए गए हैं ये आपको निकालने। नेक्स्ट और लास्ट चैप्टर है आपका प्रायिकता, प्रोबेबिलिटी। इससे क्वेश्चंस बनेंगे कौन कौन से, देखो इससे शॉर्ट क्वेश्चन ही आने हैं, 2 नंबर का क्वेश्चन आएगा और एक नंबर के ऑब्जेक्टिव 1-2 बन सकते हैं। प्रायिकता का सूत्र लिखिए। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल परिणामों की संख्या, ठीक है। तो अनुकूल मतलब जितने परिणाम आ रहे हैं और टोटल जितने परिणाम हैं तो वो यहाँ पे इसका सूत्र होगा। ये चीज़ याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। एक असंभव घटना की प्रायिकता क्या होती है, तो हमेशा 0 होती है, ये चीज़ आप याद रखें। और जो घटना यहाँ पर निश्चित है, ठीक है, तो उसकी प्रायिकता हमेशा 1 ही होगी, ठीक है। निश्चित घटना की प्रायिकता 1 होती है, असंभव की 0 होती है। नेक्स्ट है किसी घटना के होने ना होने की प्रायिकताओं का योग कितना होता है, तो इसके होने का योग हमेशा 1 होता है, किसी घटना के होने ना होने की प्रायिकता का, ठीक है। तो P ये हमारा यहाँ पे ई वार इस तरीके से होगा, ठीक है। तो ये रहेगा प्रोबेबिलिटी। निम्नलिखित में से कौन सी किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है। सो विकल्प बी, क्योंकि प्रायिकता कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकती है, ठीक है। तो ये यहाँ पे याद रखना चाहिए, प्रायिकता कभी भी माइनस में नहीं होती है, ऋणात्मक नहीं होती है, 0 से अधिक होगी और इस यहाँ पे 1 से कम होगी। तो इतना चीज़ आपको याद रखना है, ठीक है। प्रायिकता 0 से कभी मतलब माइनस में नहीं हो सकती, 0 से कम नहीं हो सकती है, तो ये चीज़ याद रखोगे। यदि आपको इतना दिया गया है 95, तो ये नॉट, भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, नॉट ई, बिल्कुल से मैं कह रहा हूँ इसको कर लेना। 0.05 क्वेश्चन आंसर आ जाएगा इसका, लेकिन इसको आपको बढ़िया तरीके से क्वेश्चन को कर लेना है बिल्कुल से। आपको दिया गया एक पासे को एक बार फेंका जाता है तो विषम संख्या प्राप्त करने की प्रायिकता क्या होगी, 1/2 होगी।
क्योंकि अगर 5 से की जो कुल परिणामों की संख्या है 2 है, तो एक यहाँ पे विषम संख्या प्राप्त करने की हो सकती है प्रायिकता। नेक्स्ट आपका दिया गया एक डिब्बा में 5 लाल कंचे हैं, 8 सफ़ेद और 4 हरे कंचे हैं, ठीक है। तो टोटल 4 8 8 4 12 5 17 है, ठीक है। 12 5 ये आपके 17 हो जाएंगे, तो टोटल आपके परिणाम की संख्या क्या होगी? 17 होगी ना, देखो 17 है हर जगह, ठीक है। अब 5 हरे कंचे हैं, तो ये इसकी प्रायिकता 5 हो गई लाल कंचों की, ठीक है। सफ़ेद कंचों की प्रायिकता 8/17 हो गई, ठीक है। 4 हरे कंचे 4/17, 17 कॉमन रहेगा, बिकॉज ये क्या हमारी, ये हमारी बिल्कुल पूरे परिणामों की संख्या है, मतलब यहाँ पे अनुकूल परिणामों की संख्या बटे क्या होती है हमारी कुल परिणामों की संख्या। तो कुल परिणाम कितने हैं? 17 है ना, और उसमें से 8 है हमारे अनुकूल परिणाम लाल कंचों के, ठीक है, ये सफेद कंचों के, ठीक है। तो इसी प्रकार से आपको इसका बन जाएगा आसान से। अगला है एक 5 से कोई बार फेंका जाता है, निम्नलिखित प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। एक अभाज्य संख्या हो, 2 और 6 के बीच स्थित कोई संख्या हो, एक विषम संख्या हो, 4 से बड़ी संख्या हो, 4 से छोटी संख्या हो, तो ये सारी स्थितियाँ आपके सामने आती हैं, तो ये आप कर लीजिएगा। नेक्स्ट है 52 पत्तों की मतलब 52 पत्तों को अच्छी तरीके से फेंटे की गड्डी में एक पत्ता निकाला जाता है। इक्का होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए और एक इक्का नहीं होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। सो 1/13 है, ये होगी इक्का होने की प्रायिकता, ठीक है। और इक्का ना होने की होगी 12/13, ठीक है, 12/13, क्योंकि टोटल इक्के कितने होते हैं, जो अलग अलग गद्दी में अलग अलग जो सारे के सारे पत्ते होते हैं उनकी संख्याओं के अकॉर्डिंग, ठीक है। संख्या इक्का होने की प्रायिकता, तो कुल परिणाम तो 13 होंगे इक्के के, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग अगर हो रही है वो घटना तो 1 होगी, और नहीं हो रही है तो 12/1। नेक्स्ट है गोपी जब अपने जल जीव कुंड यानी कि एक्वेरियम के लिए एक दुकान से मछली खरीदती है, और उसे दुकानदार एक टंकी जिसमें 5 नर मछली और 8 मादा मछली है में से मछली आदर्श है उसे देने के लिए निकालता है। सो इसकी क्या प्रायिकता है कि निकाली गई मछली नर मछली है। तो देखो अब 5 मछलियाँ कितनी बताई हैं? नर मछली बताई हैं, 8 मादा बताएंगे, ठीक है। तो अब नर मछली निकालने की प्रायिकता कितनी होगी? 5/13 होगी। 13 क्यों? क्योंकि कुल हमारे परिणाम कितने हैं? 8 और 5 13, ठीक है। कुल परिणाम 13 हो गए, और नर मछली कितनी है? 5। तो नर मछली के लिए पूछा गया, तो 5/13 इसका आंसर ही हो जाएगा। नेक्स्ट है, अब शुद्ध ऐसे ही नहीं आंसर लिख देना है टोटल, वहाँ पे बढ़िया तरीके से आपको यहाँ पे अपनी प्रायिकता इस तरीके से लिखते हुए कुल अनुकूल परिणामों की संख्या बते हमारे कुल परिणामों की संख्या ऐसे लिखते हुए पूरा करोगे, ठीक है। अगला दिया गया आपको एक पिग्गी बैंक में 50 पैसे 100 सिक्के, ठीक है, 1 रुपये के 50 सिक्के, ठीक है, 33 सिक्के दिए गए आपको प्रायिकता ज्ञात करनी है कि सिक्का है क्या, एक सिक्का गिरने का परिणाम समप्रायिक है। सो इसका आंसर आपका ये हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। 5 रुपये का होगा सिक्का या नहीं होगा, तो 50 पैसे का होगा, तो उसके लिए प्रायिकता आपकी आ जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट आपको जो क्वेश्चन इससे करना है, 52 पत्तों की एक गड्डी में से निकाला गया पत्ता निम्नलिखित की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। लाल रंग का बादशाह होगा, एक फेस कार्ड होगा, लाल रंग का फेस कार्ड होगा, पान का गुलाम होगा, या हुकुम का पत्ता होगा, ईंट की बेगम होगी। सो ये चीज़ आपको यहाँ से कंप्लीट कर लेनी है सारी। देखो टोटल जो परिणाम होंगे, ठीक है, टोटल परिणाम कितने होंगे हमारे? 52 है ना, किसी भी अलग तरीके से किसी में मर रहे हैं, ठीक है, 52 है क्योंकि परिणाम, ठीक है। तो ये चीज़ आप यहाँ से कंप्लीट कर लोगे। नेक्स्ट है आपका ताश के 5 पत्तों, ईंट का दहला, गुलाम बेगम, बादशाह, इक्का को पलट अच्छी तरह से फेंटा जाता है। इसकी पत्ता निकाला जाए तो उसकी अध्यक्षा क्या होगी? इसकी प्रायिकता क्या है कि वह पत्ता एक बेगम है, ठीक है, और बेगम निकल आती है तो उसे अलग रख दिया जाता है, और एक अन्य पत्ता निकल जाता है तो इसकी क्या प्रायिकता है कि दूसरा निकल गया पत्ता क्या है, एक इक्का है या एक बेगम है, ठीक है। तो ये कुल परिणामों के अंतर्गत आप यहाँ पे निकालेंगे, तो यहाँ पे ये आंसर आ जाएंगे। नेक्स्ट आपका आ जाता है, इसको भी आप इसी प्रकार से कर लीजिएगा क्वेश्चन को, ठीक है। ये सारी चीज़ें देखो, एक खेल में एक तीर को घुमाया जाता है, तो ये क्वेश्चन नहीं छोड़ना है, नहीं है। अगले कुछ और क्वेश्चन दिए गए, ठीक है। सबिता हमीदा वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। लीप बर्ड्स को छोड़ती हुए इनके जन्मदिन भिन्न भिन्न है, तो इसकी प्रायिकता आपको निकालनी है, तो ये चीज़ कर लेना, ठीक है। 20 बल्बों के समूह में 4 बल्ब खराब है, ये क्वेश्चन नहीं आएगा वैसे तो, लेकिन हाँ कर लेना इसको, है ना। और ये वाला क्वेश्चन आपको बिल्कुल से करके रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे आपके सारे क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं, तो सब्सक्राइब करके चैनल को लाइक कर देना वीडियो को, एंड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का वीडियो आपको जल्दी ही मिल जाएगा। सो इन क्वेश्चन को प्रैक्टिस करो केवल अब इतना ही टाइम है कि आप इनको प्रैक्टिस करके अच्छी तैयारी कर सको, ठीक है। और इन सारे क्वेश्चन को अच्छी तरीके से करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।